ये क्या है? पैसा। क्या है? पैसा। पैसा मतलब एक ट्रिक है। पढ़ो ऐसा कि आपका भविष्य संवर जाए, पढ़ो ऐसा कि आपका भविष्य बन जाए, कुछ करके दिखाएं। जो चैप्टर आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो चैप्टर है यह सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो हम बनाए हैं, एक साथ बनाते तो थोड़ा लंबा हो जाता। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही शानदार है। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जल मंडल, है ना। क्या पढ़ेंगे? जल मंडल, जिसमें से देखेंगे महासागर, और महासागरों का नाम एकदम ट्रिक से बताएंगे, है ना। ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि आपको जीवन भर याद रहेगा। महासागरों का नाम आइए ट्रिक से जानते हैं, है ना। पैसा, PAISA, है ना, PAISA। पी से क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ए से हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, आई से हो जाएगा इंडियन ओशियन, एस से हो जाएगा साउथर्न ओशियन, और ये से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। चलिए ये आपको हम बताएं पैसा का ट्रिक। चलिए, महासागर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको भविष्य में काम देगा। जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे, उसमें से बहुत सारे प्रश्न यहां से भी बनेगा। सबसे बड़ा महासागर का नाम बताइए, है ना। किस महासागर का सबसे बड़ा गर्त है, उसका नाम क्या है, उसकी गहराई कितना है ना। तो सभी महासागरों का नाम जानेंगे। इसके अलावे जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। क्षौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, सभी के बारे में जानेंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बस बढ़िया से गौर से सुनिए। देव मंडल के भी बात करेंगे। आइए जल मंडल के बारे में जानते हैं। जहां जल ही जल है, मतलब आप देखेंगे तो जहां से आप देख रहे हैं और अंतिम छोर जो रहेगा वह जल ही जल आपको दिखाई देगा। नीला ग्रह किसे कहा गया है ना? पृथ्वी को। नीला ग्रह किसे कहा गया है? पृथ्वी को, ठीक है। जल मंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। सभी रूप का मतलब क्या हुआ? ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस, द्रव, गैस। ठोस बर्फ के रूप में, द्रव जल के रूप में, गैस वाष्प के रूप में। इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिम नदियां, भूमिगत जल तथा वायुमंडल का जल वाष्प भी सम्मिलित है। बता दिए हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97%, 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। बताइए, है ना। 100% में से, है ना, 97%, समझिए, 100% में से 97% पानी जो है, जल है, कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। तो मात्र 3% नहीं इधर बचा हैं, महासागर का पानी तो नहीं पीते हैं क्योंकि वह खारा होता है, ठीक है। तो 3% इधर बचा। बताइए, 97% पानी महासागरों में है, जबकि 3% ही पानी इधर है। इधर का मतलब क्या हुआ? भूमिगत है, मतलब जमीन के अंदर है। उसी का पानी ना हम लोग पीते हैं। जैसे कुआं खोदते हैं तो जमीन से पानी निकलता है, नल से पानी पीते हैं, चापाकल से पानी पीते हैं, बोरिंग से पीते हैं, तो जमीन के अंदर का पानी पीते हैं, है ना। यानी तो जैसे डैम हो गया तो उसका फिल्टर करके पिया जाता है। चलिए समझिए, तो 97% जो पानी है वह महासागरों में पाया जाता है, और वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। मतलब इतना खारा होता है, इतना नमकीन होता है कि आप इसे मुंह में नहीं ले सकते हैं। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों या भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। देखिए, जल का बहुत कम भाग, कितना? 2.7%, है ना। यह लवणीय जल पीने योग्य है। मतलब हम जो पानी पीते हैं उसमें लवण नहीं होता है ना। उसमें लवण नहीं होता है। तो कितना प्रतिशत है? 2.7% ही पीने योग्य पानी है। बताइए, 100% में 2.7% ही पानी पीने योग्य है। बाकी सारा पानी कहाँ है? सागरों में, समुद्रों में, ठीक है। तो इसीलिए तो पानी की कमी होती है। अब आते हैं महासागर। क्या पढ़ते हैं? महासागर। महासागर जल मंडल के मुख्य भाग है, ठीक है।
महासागरीय बेसिन की गहराई सभी जगह समान नहीं होती है, सभी जगह समान नहीं होती, गहराई कहीं कम है कहीं ज्यादा है। महासागरों की औसत गहराई 3688 मीटर है, औसत गहराई, एवरेज, एवरेज लिया गया है और एवरेज गहराई कितनी है 3000, एवरेज गहराई कितनी है 3688 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग, सबसे गहरा भाग महासागर का मरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है? मरियाना गर्त। तो किस महासागर का है? प्रशांत महासागर का है। किस महासागर का है? प्रशांत महासागर का है। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। कितनी है? 11,022 मीटर। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। महासागरीय जो जल है ना, हमेशा गतिशील रहता है, हमेशा गतिशील। महासागरीय जल के 3 मुख्य गतियां इस तरह से है ना, ज्वार, भाटा, तरंगे, है ना। कौन कौन है? तरंगे, ज्वार और भाटा, ये महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय धाराएं कौन कौन है? तरंग, ज्वार और भाटा। ठीक है। आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं, साइज के अनुसार, है ना। साइज के अनुसार महासागरों का कितने प्रकार है? 5 है। ठीक है। कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर, जिसको बोलते हैं दक्षिणी महासागर। देखिए, इन महासागरों का नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे PAISA, ये क्या है? पैसा, है ना। पैसा क्या है? ट्रिक है। क्या है दोस्तों? ट्रिक है। चलिए, ट्रिक, जैसे पी से क्या हुआ? पैसिफिक ओशियन। पी से क्या हुआ? पैसिफिक ओशियन हो गया। फिर ए से क्या हुआ? ए से हुआ अटलांटिक ओशियन। ए से अटलांटिक ओशियन। आई से क्या हुआ? इंडियन ओशियन। आई से क्या हुआ? इंडियन ओशियन। ठीक है। ए से क्या हुआ? साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन इसको बोला गया है, मतलब दक्षिणी महासागर। और ये से हो गया आर्कटिक ओशियन। ठीक है। तो ये हुआ पैसा, पैसा, समझ गए। चलिए आगे आते हैं। अब अभी हम महासागरों का नाम बताएं। तो पहला महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। कौन है? प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर है। कौन? प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3 भाग। यदि हम पृथ्वी को 4 भागों में बांटते हैं तो 1 भाग महासागर है। और कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। यदि पृथ्वी को हम 4 भागों में बांटते हैं तो 1 भाग सिर्फ प्रशांत महासागर है। बताइए, प्रशांत महासागर। तो समझ लीजिए कि कितना इसका एरिया है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, है ना, मरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर कैसा है? वृत्ताकार है, एकदम गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। आप देखेंगे, है ना, ग्लोब का मानचित्र, यानी तो देखिए पेज नंबर 36 में देखेंगे तो इसमें पूरा स्पष्ट दिया हुआ है महासागर किधर किधर से फैला हुआ है। तो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महादेश, है ना, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, इसके चारों ओर फैला हुआ है। अब आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर समझिए। देखिए, अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। दूसरा बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का, एस, जैसे एस ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, तो अटलांटिक महासागर भी इसी तरह से है। ठीक है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त, सबसे बिजी महासागर कौन है? कौन है? अटलांटिक महासागर। मतलब, है ना, व्यापारिक कार्य ज्यादा होता है, जिसके कारण इसे व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर माना गया है। ठीक है। अब आते हैं आगे, हिंद महासागर के बारे में जानते हैं। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। देखिए, इंडियन ओशियन हमारे देश के नाम से मिलता जुलता है ना। हिंद, हिंद, हिंदुस्तान, इंडियन, इंडिया, इंडिया, है ना, इंडियन। चलिए देखिए, इंडियन, भारतीय। हिंद महासागर, हिंद महासागर ही एक ऐसा
महासागर है जिसका नाम किसी देश, मतलब हमारा देश भारत, हमारा देश हिंदुस्तान के नाम से रखा गया है। बताइए कितना अच्छी बात है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम से रखा गया है, जिसका नाम भारत के नाम से रखा गया है, तो वह है हिंद महासागर। ठीक है, यह लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर कैसा है? त्रिभुजाकार। और हमारा जो देश है उसके नीचे देखेंगे तो हिंद महासागर नजर आएगा। ठीक है, तो हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। उत्तर में कौन सा महादेश है? एशिया महादेश है। पश्चिम में कौन सा है? अफ्रीका महादेश है। पूर्व में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चलिए अब आते हैं चौथा महासागर, जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। क्या नाम है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? बेरिंग जल संधि, है ना। बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। जल संधि क्या होता है ना? जल संधि क्या होता है? सुनिए, पानी का संकरा भाग जो, यहाँ देखिए, जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र, महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है ना, इसे ही जल संधि कहते हैं। अब आते हैं अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर को हम लोग बोल सकते हैं दक्षिणी महासागर। क्या बोल सकते हैं? दक्षिणी महासागर। ठीक है, देखिए आमतौर पर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिणी भाग एवं अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए जल क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर कहा जाता है। ठीक है, आप पेज नंबर देखिए, पेज नंबर आप देखेंगे 36, तो इसमें सबसे नीचे आपको नजर आएगा, है ना, सबसे नीचे आपको नजर आएगा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण भाग एवं अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए जल क्षेत्र को अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर कहा जाता है। अब आते हैं वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। देखिए वायुमंडल, वायु हवा, ठीक है, ये है वायुमंडल के विभिन्न परतें। हम पृथ्वी पर हैं तो हमारे ऊपर सबसे कौन सा मंडल है? क्षोमंडल, जिसकी ऊंचाई 20 किलोमीटर तक है। उसके बाद समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। मध्य मंडल कहाँ तक है? 85 किलोमीटर तक। आयन मंडल कहाँ तक है? 600 कितना है? 90 किलोमीटर तक। और उसके ऊपर बहिर्मंडल हो गया। चलिए वायुमंडल के विभिन्न परतें के बारे में हम जाने। सुनिए, वायुमंडल, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत से घिरी हुई है। हमारी जो पृथ्वी है गैसों से घिरी हुई है, जिसे ही वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी गैसों से घिरी हुई है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल हमें सांस लेने योग्य वायु प्रदान करता है एवं सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें जैसे पराबैंगनी किरणें से बचाती है। देखिए वायुमंडल जो है ना, सांस लेने योग्य, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? ऐसे पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, लेकिन पेड़ पौधा से जब ऑक्सीजन निकलता है तो वायुमंडल में घुल जाता है ना, और फिर हम लोग लेते हैं। इसके अलावा सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उससे हमें बचाने का काम वायुमंडल करता है। ठीक है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर, मतलब ये जो एरिया है लास्ट एरिया, और यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी तक 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। मतलब वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। 5 परत: क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ठीक है, किस आधार पर? किस घटक के आधार पर? तापमान तथा अन्य घटक के आधार पर। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। क्षोमंडल में मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, आंधी, तूफान, ये सब घटती है। क्षोमंडल, ये देख रहे हैं, तो यही क्षोमंडल में आंधी, तूफान, बादल बनना, ये सब घटनाएं होती है। ठीक है, तो इस मंडल में हवाई जहाज उड़ता है? नहीं उड़ता है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर बादल बन जाता है, तूफान आता है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? नाइट्रोजन। ठीक है,
और फिर ऑक्सीजन, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% मतलब 99% भाग है। मतलब दोनों मिला देंगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसका 99% हो जाएगा, दोनों मिला देंगे। बाकी जितना भी गैस है, जैसे हाइड्रोजन है ना, हीलियम वगैरह वगैरह जितना भी है, सब 1% में, कार्बन डाइऑक्साइड 1% में। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21%। दोनों मिला देंगे तो ये हो जाएगा 99%। और जो 1% जो बच गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह बहुत सारे गैसें हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 21%। चलिए आते हैं आगे। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है। हम लोग जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन तो ही होता है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन से प्राणी वृद्धि करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषण करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे की वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। अब देखिए, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे से आप ऊंचे की ओर जाएंगे, जैसे से आप ऊंचाई की ओर जाएंगे, वायुमंडल में घनत्व की कमी आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे से हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी से घटता है। ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में भी कमी आती है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। मतलब है ना कि जैसे से आप ऊपर जाएंगे, वैसे से आपका बहुत सारा चीज में परिवर्तन होगा, हवा की कमी होगी, है ना, घनत्व घटेगा। ठीक है, इसीलिए जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेकर चढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें एक साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। एक साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में भी कमी आती है ना। जैसे आप ऊंचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, है ना, तो टेम्परेचर भी कम होते जाएगा। अब आते हैं जैवमंडल। जैवमंडल के बारे में जानते हैं। जैवमंडल है ना, देखिए जैवमंडल दिख रहा है यहाँ, देखिए ये है जैवमंडल। क्या है? जैवमंडल। ये है वायुमंडल, नीचे है जलमंडल, ये है स्थल मंडल। ठीक है, तो जैवमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल का वह सामान्य भाग जहां जीवन मौजूद है ना। सामान्य भाग जहां जीवन मौजूद है, मतलब जीवन है। जीवन में क्या क्या हो सकता है? जीवन में जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, है ना, और जीव जंतु, उसे ही जैवमंडल कहते हैं। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े स्तनधारी शामिल है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ तथा जैवमंडल से जुड़े हुए हैं। जैवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत एवं पादप जगत, है ना। जंतु जगत एवं पादप जगत। देखिए, जंतु जगत में क्या होता है? जितने भी प्रकार के जीव हैं, जैसे उसमें मनुष्य भी है, जीव जंतु भी है, और पादप में पेड़ पौधे हैं। ठीक है, जंतु जगत में क्या हुआ? सभी प्रकार के जीव, है ना, सभी प्रकार के जानवर, उसमें मनुष्य भी आ जाएंगे। ठीक है, और पादप में पेड़ पौधे। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है ना। 2004 ईस्वी में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों के कुछ भाग पानी में डूब गया, है ना। आया था भूकंप, है ना, जिसमें से आपका ये कहलाएगा प्राकृतिक आपदा ही कहलाती है। 2004 में सुनामी आया था। सुनामी मतलब क्या होता है? सुनामी मतलब होता है ना कि मान लीजिए समुद्र में भूकंप आया, तो समुद्री जल का उथल पथल तो होगा ही, मतलब समुद्र का जल फैलेगा, ऊपर उठेगा। तो 2004 में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों
का कुछ भाग पानी में डूब गया था। इसलिए स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। मतलब यदि आप स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, यदि ऐसा नहीं हो तो फिर क्या होगा? प्राकृतिक आपदाएं आएगी, है ना। जैसे प्राकृतिक आपदा में क्या है, जैसे भूकंप, सुनामी, है ना, बाढ़, सूखा, ये सब प्राकृतिक आपदा है ना। चलिए, इस तरह से इस चैप्टर को समाप्त किए। अब जो आगे जो रहेगा ना, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर रहेगा। ठीक है, बस नेक्स्ट वीडियो को इंतजार कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। सभी को जोहार।